हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में आने वाले या प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, हर बार पूछता ही पूछता है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्वेश्चन ऑफ टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट। मीन्स जो आपका एक्सपेरिमेंट होता है, टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट जो होता है बहुत ही कॉमन एक्सपेरिमेंट है, जो कि हर स्कूलों में कराया जाता है। टाइट्रेशन जो आपके सिलेबस में भी है। तो सबसे पहले एग्जामिनर पूछते क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एग्जामिनर यही क्वेश्चन उठा लेते हैं कि आप जो ये टाइट्रेशन कर रहे हैं ये होता क्या है टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन बेसिकली क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन होती है हमारी, उसको पूरा करने के लिए जब एक विलियन को दूसरे विलियन में मिलाते हैं तो यही आपका टाइट्रेशन कहलाता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट से रिलेटेड जो आपका टाइट्रेशन होता है। दूसरा क्वेश्चन अब, या फिर आपको इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अज्ञात सांद्रता वाला सॉल्यूशन, मीन्स जिसके हमें कंसंट्रेशन नहीं पता, उसकी कंसंट्रेशन ज्ञात करना ही टाइट्रेशन कहलाता है। ये भी आप एग्जामिनर को अच्छे से बता सकते हैं, दोनों ही एग्जैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि संकेतक किसे कहते हैं, मीन्स इंडिकेटर किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इंडिकेटर बेसिकली होता क्या है, इंडिकेटर को सूचक भी बोलते हैं, संकेतक या सूचक भी बोलते हैं। तो सूचक जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग हम टाइट्रेशन में करते हैं। आपको यहाँ से एग्जामिनर को बोलना होगा कि बेसिकली सूचक जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग हम टाइट्रेशन में करते हैं। ये विलियन में थोड़ा सा मिलाने पर, आपने देखा ना जब आप टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जब विलियन में थोड़ा सा मिलाते हैं तो वो क्या होता है, रंग चेंज कर देता है। आपने फ्लास्क में आप लेते हैं सॉल्यूशन, जब आप पोटेशियम परमैंगनेट की ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालते हैं तो वो क्या होता है, अचानक से एकदम रंग बदल जाता है विलियन का, वो लाइट पिंक हो जाता है। तो वो आपको रिएक्शन जो होता है कंप्लीट होने की जानकारी देता है कि जब कलर आ जाता है तो बेसिकली वो रिएक्शन जो होगी वो कंप्लीट हो गई। एक क्वेश्चन पूछ ले जाता है, एंड पॉइंट क्या होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछते हैं। टाइट्रेशन से रिलेटेड कि एंड पॉइंट क्या होता है। तो आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो आपका लास्ट स्टेज पर मतलब कलर चेंज हो जाता है, तो मान लीजिए आपकी किसी भी रीडिंग पर जो होता है कलर चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर जो आपकी रीडिंग जो होती है वो नोट कर ली जाती है, उसी को बोलते हैं एंड पॉइंट। मैं जैसे एक एग्जांपल के लिए समझाती हूँ। मान लीजिए ये आपके पास एक जिसके अंदर क्या बोलते हैं, आपका सॉल्यूशन भरा हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट। तो जिस रीडिंग तक आपके जो कलर है वो चेंज हो जाता है, वो जो कलर जो चेंज होता है वो लाइट पिंक कलर का होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो आपका कलर बना है वो कौन सा कलर है, तो वो लाइट पिंक होता है। बहुत से बच्चे टाइट्रेशन में गलती कर देते हैं तो कलर उनका डार्क पिंक हो जाता है, लेकिन हमें जो बेसिकली कलर लाना होता है वो हमें लाइट पिंक लाना होता है। तो कोशिश करिएगा, अगर एग्जाम में आपको टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट कराया जाता है तो कलर जो होना चाहिए वो लाइट पिंक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर की, जो आपने KMnO4 यूज़ किया उसका कलर कैसा होता है। तो मैंने आपको अभी बताया था पीछे कि KMnO4 जो होता है उसका कलर जो होता है डार्क पर्पल होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मोहर सोल्ट का सूत्र क्या होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि मोहर सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, मोहर सोल्ट का जो फॉर्मूला होता है फेरस सल्फेट, यहाँ पर FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4.6H2O। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन अगर आप ये बता दोगे तो वो टीचर्स क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मोहर सोल्ट जो आपने अभी बताया इसका रासायनिक नाम क्या है। तो ध्यान रखना है, मोहर सोल्ट जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लेम टेस्ट क्या होता है, जिसको ज्वाला परीक्षण भी कहते हैं। तो बेसिकली ज्वाला परीक्षण क्या होता है, देखिए फ्लेम टेस्ट क्या होता है। बेसिकली अगर आप टीचर्स पूछते हैं कि फ्लेम टेस्ट होता क्या है, तो आपको बोलना होगा कि सर एलिफेटिक और एरोमेटिक का पता लगाने के लिए कि ये जो हमारा कंपाउंड है वो एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक है, इसका पता लगाने के लिए हम फ्लेम टेस्ट करते हैं, जिसको फ्लेम टेस्ट बोलते हैं नॉर्मली। ओके, तो मैंने यहाँ पर यही बताया कि एरोमेटिक और एलिफेटिक का पता लगाने के लिए हम फ्लेम टेस्ट जो टेस्ट करते हैं उसको फ्लेम टेस्ट बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और इंक्लूडेड हो जाता है कि ये पूछ लेते हैं कि भाई एरोमेटिक और एलिफेटिक की पहचान कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, एक स्पैचुला होता है, चम्मच टाइप होता है, गोल गोल और मतलब एक चम्मच टाइप होती है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कंपाउंड होता है हम उस कंपाउंड को उस चम्मच के ऊपर रखते हैं। तो उस पर चम्मच के ऊपर रखने के बाद में हम उसको हीट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो अगर वो
बिल्कुल कम धुआं या फिर ना के बराबर धुएं के साथ में जलता है तो समझ जाइए वो जो आपका कंपाउंड है वो आपका एलिफेटिक होगा। और अगर आप उसको हीट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा धुएं के साथ में, मतलब जो हमारा कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा धुएं के साथ में जलता है तो समझ जाइए कि वो आपका एरोमेटिक है। तो ये बेसिकली दो पहचान है एलिफेटिक और एरोमेटिक की। अब एग्जामिनर पूछ लेगा कि भाई एलिफेटिक में कार्बन मतलब धुआं इतना क्यों निकलता है और ये एरोमेटिक में धुआं इतना, सॉरी एरोमेटिक में क्यों निकलता है और एलिफेटिक में इतना धुआं क्यों नहीं निकलता है। तो बेसिकली आपको बोलना है कि जो एरोमेटिक होता है, यहाँ पर जो एरोमेटिक होता है उसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से उसमें जो होता है धुआं निकलता है। और एलिफेटिक में जो होता है कार्बन की मात्रा कम होती है, जिस वजह से उसमें कम धुआं निकलता है। अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अम्ल क्या होता है। तो बेसिकली सभी बच्चों ये जानते होंगे, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि अम्ल क्या होता है। तो आपको बोलना है ऐसे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं वो आपके अम्ल होते हैं। क्षार पूछ लेते हैं, क्षार क्या होता है। तो जो जल में वियोजित होकर OH- आयन देते हैं वो आपके क्षार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूलक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में हर बार पूछते हैं। तो बेसिकली रेडिकल क्या होता है तो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए जैसे हमने कोई सोल्ट लिया, तो जब हम उस सोल्ट को जल में आयनित करते हैं तो वो होता क्या है, दो पार्ट्स में टूट जाता है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन में टूटता है इसी को बोलते हैं रेडिकल। एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, तो ये जो दो टाइप के आयन्स हुए इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी है, जब किसी लवण को हम जल में घोलते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाता है, तो इसी को जो हम क्या बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैंने NaCl है, मैंने इसको घोला तो ये देखो Na+ और Cl- में टूट गया। तो यहाँ पर जो ये प्लस है और ये माइनस है ये दोनों मूलक हैं। ओके, तो अब देखिए जो पॉजिटिव वाला आयन होता है और जो नेगेटिव वाला आयन होता है ये अम्लीय और क्षारीय मूलक होते हैं। ओके, तो मैंने आगे लिखा हुआ है तो मैं वहां आपको समझा देती हूँ। देखिए अब देखिए अम्लीय मूलक क्या होता है, क्वेश्चन है अम्लीय मूलक क्या होता है। तो जब यौगिक, देखिए यहाँ पर मैंने अभी तोड़ा था Na+, तो Na+ के अंदर जो माइनस आयन होता है वो आपका, यहाँ पर माइनस आयन है ना, तो वो आपका अम्लीय मूलक होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्षारीय मूलक। तो क्षारीय मूलक क्या होता है, जो आपका प्लस चार्ज वाला आयन होता है वो आपका क्षारीय मूलक होता है। फ्लेम टेस्ट में एरोमेटिक और एलिफेटिक की पहचान कैसे करते हैं ये मैं आपको जस्ट पीछे बता चुकी हूँ, दोबारा से देख लीजिए कि जब कार्बनिक यौगिक को स्पैचुला पर रखकर गर्म करते हैं तो हमें क्या ध्यान देना है। यदि पदार्थ ज़्यादा धुएं के साथ जलता है, ध्यान रखना है ज़्यादा धुएं के साथ में जलता है तो वो आपका एरोमेटिक होता है, और अगर वो कम धुएं के साथ में जलता है तो वो आपका एलिफेटिक होता है। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो ज़्यादा धुआं वाला जो होता है उस एरोमेटिक जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए ज़्यादा धुआं आता है, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है इसलिए ये कम धुएं के साथ जलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिस्ट्री कितने प्रकार की है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आपको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू 12th केमिस्ट्री क्लास 12th के अनुसार, 12th क्लास के, थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे 12th आना है। तो क्लास 12th के अनुसार जो बेसिकली केमिस्ट्री होती है ध्यान रखना है वो 3 टाइप की होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। वैसे तो बहुत सारी केमिस्ट्री होती है लेकिन आपको सिर्फ 3 केमिस्ट्री यहाँ पर बोलना होगा अकॉर्डिंग टू। आप इस तरह बोल सकते हैं कि सर क्लास 12th के अकॉर्डिंग जो हमारी केमिस्ट्री होती है वो 3 टाइप की होती है, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक विज्ञान, भौतिक रसायन। ओके, यहाँ पर भौतिक रसायन आएगा, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसिड बेस टेस्ट प्रयोगशाला में कैसे करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं कि आप एसिड बेस टेस्ट कैसे करोगे। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए आपको सबसे पहले बोलना है कि जो हम सर एसिड बेस टेस्ट करते हैं वो हम लिटमस पेपर के द्वारा करते हैं, वो पूछेंगे ना जिस तरह से, तो पहले बोलेंगे कि लिटमस टेस्ट को ही एसिड बेस टेस्ट कहते हैं। तो आप वो पूछेंगे कि किस तरह करते हैं, तो आपको बोलना होगा कि सर एसिड जो होता है, अगर लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर को लाल, मतलब जो हमारा लिटमस पेपर है अगर वो नीला है तो नीले से लाल कन्वर्ट हो रहा है तो वो आपका एसिड होता है, और अगर लाल से नीला हो रहा है तो वो आपका बेस होता है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जामिनर द्वारा प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। एग्जामिनर जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप जरूर पूछते हैं कि भाई इसका फंक्शनल ग्रुप बताइए। जैसे देखिए अब बेसिकली पहले वो पूछ लेंगे कि फंक्शनल ग्रुप होता है क्या है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि हमारा फंक्शनल ग्रुप ही क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आप इस तरह बोल सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक में वह भाग जो रासायनिक केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, मीन्स भाग लेता है,
कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको आप फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक चैन है कार्बन की CH3OH जो मेथिनल है। ओके, तो इसमें जो ये OH जुड़ा हुआ है ये किसका है, ये अल्कोहल का ही फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर ये अल्कोहल का है। इसी तरह से और कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो एग्जामिनर पूछ लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। देखिए, जैसे आपका अल्कोहल है, अल्कोहल के बाद वो पूछ लेते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का आप फंक्शनल ग्रुप बताइए। तो बेसिकली एल्डिहाइड जो होता है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, चलिए बच्चों जल्दी बताइए। एल्डिहाइड जो होता है उसका फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होता है, CHO। तो आपको क्या बताना होगा कि जो हमारा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO होता है। और आप इसकी इस तरह से चैन भी बना सकते हैं, जहाँ आपने अपने CH3 जोड़ा है वहाँ पर आप CHO जोड़ सकते हैं। CHO को आप इस तरह जोड़ सकते हैं। ओके, और वो आपसे पूछ लेंगे एल्डिहाइड की जगह कीटोन का बताइए। तो आपको कीटोन का भी पता होगा, आपका कीटोन का होता है ओन। ओके, या फिर आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछ लिया जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप बताइए। या फिर आपसे ईथर का पूछ लेंगे। बहुत सारे हैं फंक्शनल ग्रुप, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली यही हैं जो पूछ लिए जाते हैं। तो कीटोन जो होता है इसका सब जो होता है C डबल बॉन्ड O आता है, ये ऊपर लगा होता है, यहाँ पर लगा होता है इस बेस के वजह से मैंने ऐसा लगा दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड का बेसिकली COOH आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। इसको इस तरह से लिखते हैं, बिल्कुल इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर O और जुड़ जाएगा कार्बन के साथ में, तो आपका COOH का होता है। और इधर जो होता है आपका ROR होता है, मैं यहाँ R लिख देती हूँ, ROR। इस तरह से आपका ईथर का होता है। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ने हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एग्जामिनर द्वारा पूछे जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एग्जामिनर जो होता है वो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पूछ लेता है कि आप बताइए आपने ये सब चीज़ें पढ़ी है या आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसी है, तो आप हमें कुछ फॉर्मूले बताइए। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले देखे थे। मोल प्रभाज हुआ, देखिए मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। जैसे आपका मोल प्रभाज है, तो बेसिकली जो मोल प्रभाज होता है उसको हम XA से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, XA इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, Na प्लस NB। बेसिकली ये जो होता है ये आपका मोल प्रभाज का फॉर्मूला होता है, और ये आपका होता है। यहाँ पर अब एक क्वेश्चन और बन जाता है। क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं क्या कि जो हमारा मोल प्रभाज है उसको जोड़ने पर क्या आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मोल प्रभाज को जोड़ने पर जो वैल्यू आती है, यानी कि जो आपका XA प्लस XB जो होता है ये आपका होता है इक्वल टू 1। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका आता है मोलरता। मोलरता क्या होती है, तो बेसिकली मोलरता जो होती है वो कैपिटल M होती है, ध्यान रखना है, कैपिटल M होती है। और इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल M इक्वल्स टू WA इंटू 1000 बाय MA इंटू V। यहाँ पर ये वॉल्यूम है। तो ये आपका मोलरता का फॉर्मूला होता है जो कि इम्पोर्टेंट है। और ये जो होता है ध्यान रखिएगा मोल बाय लीटर में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं मोलरता क्या होता है। तो मोलरता जो होती है उसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा M इक्वल्स टू WA इंटू 1000 बाय MA इंटू WB। यहाँ पर वॉल्यूम लेनी है और यहाँ पर हमने क्या लिया है, WB। तो ये आपका मोलरता का फॉर्मूला है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये आपका होता है मोल प्रति किलोग्राम। ये ध्यान रखना है, जो मोलरता होती है वो किलोग्राम मोल प्रति किलोग्राम में होती है, जो मोलरता होती है वो मोल प्रति लीटर में होती है। ये तीनों एग्जाम्पल, तीनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, और आपसे पूछ लिया जाता है मोलर चालकता क्या होता है। तो मोलर चालकता बेसिकली क्या होती है, कप्पा CM इक्वल टू, ये आपकी होती है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स कप्पा। ओके, तो ये होती है आपकी कप्पा इंटू 1000 बाय C। ये आपका होता है मोलर चालकता का फॉर्मूला जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब एग्जामिनर क्या करता है, अगर आप फॉर्मूला देते हैं तो वो पूछ, इनमें से किसी का भी आपसे नाम पूछ लेगा कि भाई C क्या होता है, कप्पा क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कप्पा जो होता है वो होता है आपका चालकता। कप्पा को आपको ध्यान रखना है कि ये आपका क्या होता है, चालकता। अब उसको पूछ लेते हैं चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण होता है बेसिकली म्यू। तो ये फॉर्मूला आपका होता है म्यू इक्वल्स टू रूट में N इंटू N प्लस 2। ये आपका चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला है जो कि इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लेते हैं। फॉर्मूले और भी हैं लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं,
अब एग्जामिनर द्वारा एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम एग्जामिनर बहुत पूछ लेता है कि भाई बताइए राउल्ट का नियम क्या होता है। ओके, या फिर आपसे पूछ लेगा कोलराउस का नियम। ओके, या फिर आपसे पूछ लेगा नर्नस्ट इक्वेशन बताइए। नर्नस्ट इक्वेशन क्या होती है, नर्नस्ट समीकरण। नर्नस्ट सिर्फ नर्नस्ट समीकरण पूछेगा। ओके, तो नर्नस्ट समीकरण पता होना चाहिए। या फिर आपको फेराडे के नियम से रिलेटेड कुछ भी पूछ लेंगे, फेराडे के नियम से रिलेटेड कि ये क्या होता है। या फिर आपको संचारण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाई बताओ संचारण क्या होता है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने नियम्स बताए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जामिनर द्वारा पूछे जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस हैं जो एग्जामिनर 100% पूछता है कि भाई बताइए आपने पढ़ा है तो आप इसकी हमें यो कोई भी एक रिएक्शन उठाकर आपको दे देंगे कि बताइए इसकी रिएक्शन क्या होती है। तो चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई क्या करना है। देखिए पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुटर्स रिएक्शन। वुटर्स अभिक्रिया बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो ये रिएक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो वुटर्स अभिक्रिया की मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। वुटर्स अभिक्रिया में क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेते हैं और उसकी सोडियम धातु के 2 अणु के साथ में रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से जो एक्स है वो इस Na के साथ में बाहर निकल जाता है। तो आपका क्या निकल जाएगा, 2Na अब आपका बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या बचेगा 2R। तो ये 2R आपके ऐसे निकल जाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, एल्केन। ओके, एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आपकी फिटिंग रिएक्शन। ये रिएक्शन भी पेपर में बहुत पूछ लेते हैं कि भाई आप बताइए फिटिंग रिएक्शन क्या होती है। ओके, तो फिटिंग रिएक्शन भी मैं आपको बता देती हूँ। फिटिंग रिएक्शन में होता क्या है, सेम इसी की तरह होती है। जहां आपने एल्किल हैलाइड लिया है वहां पर आपको बेंजीन लेना है। बेंजीन से यहाँ पर एक्स जुड़ा हुआ होगा। ओके, 2 बेंजीन आपको लेनी है। मैं ऊपर नीचे या मैं 2 अणु लगा देती हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपको 2 बेंजीन लेती हैं, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन कुछ भी लीजिए। यहाँ पर हैलाइड हेलोबेंजीन लेना है और उसके साथ में आपको सेम यहाँ पर 2NaX लेना है और सेम आपको ड्राई ईथर लेना है। कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। बस जहाँ आपने R लिया है यहाँ पर आपको एक बेंजीन रिंग लगा देनी है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये जो 2NaX है यहाँ से ये हेलोजन के 2 मॉलिक्यूल्स निकाल के अलग निकल जाएंगे। तो सेम यहाँ पर भी आपका क्या निकल जाएगा, 2NaX। और साथ में देखिए यहाँ पर आपके क्या बन जाएंगे, 2 आपकी बेंजीन रिंग बच जाएंगी। तो 2 बेंजीन रिंग को मैं यहाँ पर इस तरह से जोड़ देती हूँ। स्पेस कम होने की वजह से मैं थोड़ा आपको खोलकर नहीं दिखा पाई हूँ। तो बेसिकली ये जो होता है ये आपका बायफिनाइल होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ। तीसरी रिएक्शन होती है जो कि एग्जामिनर पूछ लेते हैं, वो होती है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सैंडमेयर रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, आपको डाइएजोनियम सोल्ट, आपको सोल्ट लेना होता है जो कि होता है N2Cl। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ में और हमको प्रेजेंस लेनी होती है कॉपर ब्रोमाइड की, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से होगा क्या, ये N2 यहाँ से अलग निकल जाएगा। ओके, ये जो H है ये इस Cl के साथ में अलग निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका HCl भी अलग निकल जाएगा और साथ में ये जो Br है ये Br आपका यहाँ जुड़ जाएगा। ये Br जो होगा आपका, मैं उल्टी साइड से लगा देती हूँ, यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन। स्पेस कम होने की वजह से मैं लिख नहीं पा रही हूँ, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर आपका ये क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन एक आपकी पूछ ली जाती है HVZ रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट HVZ
रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत आती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको CH3COOH यानी कि आपको एसिटिक एसिड लेना होता है और आपको प्रेजेंस लगानी होती है इसमें Br2 की, और साथ में आपको लगानी होती है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस। ये फॉस्फोरस और Br2 की प्रेजेंस है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसकी जगह पर यहाँ पर Br जुड़ जाएगा। ओके, तो देखो किस तरह लिखेंगे, CH2, यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन मूव हो गया और पूरा आपको COOH इसी तरह से लिखना है। तो यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन मूव हुआ, यहाँ पर हम उसकी जगह पर Br लगा देंगे। ओके, और यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का Br निकल कर आपका क्या निकल जाएगा, HBr। तो बेसिकली ये जो होता है ये आपका होता है अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, कार्बिल रिएक्शन कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन रिएक्शन भी आपसे बहुत पूछ ली जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको भी आपको ज़रूर तैयार करना है। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसमें जो लेना होता है आपको RnH2 लेना होता है और साथ में आपको क्लोरोफॉर्म लेना होता है, CHCl3 होता है जो कि, और साथ में आपको लेना होता है क्षार, KOH भी ले सकते हैं यहाँ पर, और ये भी ले लिया। इसको जब हम हीट करते हैं तो यहाँ से Rn और यहाँ से C आ जाता है, तो आपका ये क्या निकल जाता है, RnC, जिसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं सॉरी। साथ में आपको 3KCl निकलता है और साथ में आपका 3H2O निकलता है। बैलेंस करके देख लीजिएगा इसको। तो बेसिकली आपका जो निकलता है ये होता है आपका आइसोसाइनाइड, जो कि इम्पोर्टेंट है, और जो कि साइनाइड आपसे पूछ ले जाता है कि भाई कार्बिल एमीन अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इसके लिए आपको पूछ लिया जाता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन आपसे रिएक्शन आपसे पूछ ली जाती है रोजेन मुंड अभिक्रिया। ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है, रोजेन मुंड अभिक्रिया, ये क्या होती है, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, एक सेकेंड। तो रोजेनमुंड अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें आपको लेना होता है C6H5COCl, और इसकी जो आपको प्रेजेंस में लेना पड़ता है हाइड्रोजन आयन, और साथ में आपको पैडमियम और बेरिलियम सल्फेट लेना होता है। तो यहाँ पर होता क्या आता है, यहाँ पर आपका जो होता है C6H5 और CHO निकल जाता है बाहर। ओके, और फालतू की चीज़ें निकल जाती है, आप देख लीजिएगा। तो बेसिकली ये जो होता है आपका बेंजल्डिहाइड होता है। आपको ध्यान रखना है बस कि रोजेनमुंड अभिक्रिया में जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो होता है बेंजल्डिहाइड। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जो पूछ ली जाती है, रीमन टीमन अभिक्रिया, रीमन टीमन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है कि रीमन टीमन अभिक्रिया क्या होती है। तो इसमें बेसिकली हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम लेते हैं फिनॉल और साथ में हम लेते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3, और साथ में हम लेते हैं 3NaOH। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे होगा क्या, जो आपकी बेंजीन रिंग होगी, आपका OH तो यहाँ पर सेम रहने वाला है, साथ में आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा CHO, और इसके साथ साथ में आपका 3NaCl और 2H2 भी बाहर निकल जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। तो बेसिकली जो आपका ये नाम होता है इसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। ओके, ये जो मैंने आपको रिएक्शन बताई है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इन रिएक्शनों को तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आई होप आपको सारी रिएक्शन समझ आई होगी। अगर आपको यहाँ रिएक्शन समझने में थोड़ी दिक्कत हुई है तो मैंने ऑल इम्पोर्टेंट रिएक्शन की वीडियो पहले अपलोड की हुई है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ट्रिक्स के साथ में आपको वहाँ वीडियो मिलेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या पूछा है, एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान रखना है कि भाई कौन सा टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ल्यूकास परीक्षण। तो ल्यूकास परीक्षण जो होता है स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, वो आपका अल्कोहल के लिए यूज़ किया जाता है। पूछ लेते हैं कि भाई ल्यूकास परीक्षण किसके लिए ल्यूकास परीक्षण करते हैं, तो बताना है आपको कि सर अल्कोहल के लिए हम ल्यूकास परीक्षण करते हैं। उसके बाद आइसोसाइनाइड टेस्ट आता है। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट जो करते हैं स्टूडेंट ध्यान रखना है, वो हम NH2 के लिए करते हैं, अमीन के लिए करते हैं। फेलिंग और टोलन अभिकर्मक परीक्षण जो होता है स्टूडेंट्स, ये हम करते हैं एल्डिहाइड के लिए, ध्यान रखना है आपको ये भी, यानी कि CHO टेस्ट के लिए। और एक होता है एजोरंजक टेस्ट जो होता है स्टूडेंट, ये हम करते हैं फिनॉल
या फिर एनिलीन के लिए, फिनोल या फिर एनिलीन के लिए हम एजोरंजक टेस्ट करते हैं। ये 4 टेस्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टीचर पूछ लेते हैं कि भाई टेस्ट बताइए कि आप मतलब कौन से टेस्ट के बारे में कितना जानते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। अब एग्जामिनर क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पूछ लेता है कि भाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताइए, आपको आते हैं नहीं आते हैं। ये बेसिकली आने ही आने चाहिए, ये बेसिक फॉर्मूले हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले पूछ लेते हैं कि भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेसिकली ग्लूकोज जो होता है वो आपका C6H12O6 होता है। ओके, उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाएगा कि फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रक्टोज आपका होता है C12H22O11। ओके, उसके बाद में फिनोल पूछ लेते हैं। तो बेसिकली फिनोल होता है C6H5OH, लेकिन आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह मैं यहाँ लिख देती हूँ, या C6H5OH। ओके, उसके बाद पूछ लेते हैं एनिलीन का। तो एनिलीन के लिए भी इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है बेंजीन का। यहाँ पर आप बॉन्ड भी दिखा सकते हैं और बेंजीन में यहाँ पर आपका जुड़ा होता है NH2। कहीं भी जोड़ सकते हैं आप, ये कोई मैटर नहीं करता। ओके, फिर आता है आपका एनिसोल। तो एनिसोल का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखिए इस तरह जोड़कर आप कहीं भी OCH3 जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद पूछ लेते हैं पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेसिकली पिक्रिक एसिड के लिए भी बेंजीन रिंग बनानी होती है हमको। ओके, तो बेंजीन रिंग के बाद में यहाँ पर आपका OH जुड़ा होता है और आपका ऑर्थो पैरा पोजिशन पर आपकी NO2 जुड़ा होता है। तो ये आपका बेसिकली क्या होता है, पिक्रिक एसिड होता है। ओके, उसके बाद में एसीटोन पूछ लेते हैं। तो एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है आपका ये होता है। उसके बाद में एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो आपका होता है CH3COOH। उसके बाद में एथेनॉल जो होता है उसका होता है आपका C2H5OH। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं और एग्जाम में टीचर्स पूछ लेते हैं। इनका पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए स्टूडेंट, एग्जामिनर जो होते हैं आपको ध्यान रखना है, जो हमारी लैब होती है, लैब के अंदर जो हमारे रिजेंट होते हैं, एपरेटस होते हैं, उपकरण जो होते हैं, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप जिस जिस चीज़ से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप फनल यूज़ करते हैं, कैनोनिकल फ्लास्क यूज़ करते हैं, बीकर यूज़ करते हैं, बर्नर यूज़ करते हैं, टेस्ट ट्यूब वेरी वेरी कॉमन टेस्ट ट्यूब तो आप यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, पिपेट होती है शक करने के लिए, सेल, बर्नर, राउंड बोतल फ्लास्क, बहुत सारे एपरेटस हैं आपके जो कि आप यूज़ करते हैं। तो आपको उन सब के नाम पता होने चाहिए। होता क्या है, जब आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं तो एग्जामिनर अचानक से आते हैं और आपको किसी भी चीज़ को उठाकर पूछ लेंगे कि बताइए इसका नाम क्या है, ये आपके हाथ में क्या है, ये क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो आपसे पूछ लेते हैं। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो आप चार्ट पेपर बना के लेके जा रहे हैं, कोई भी आप चार्ट पेपर बना रहे हैं, डजंट मैटर, केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आपको उसकी पूरी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या चार्ट है, इसका क्या रोल है, इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आपका चार्ट होगा मतलब करेक्ट होगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप चार्ट बना के ले जाते हैं लेकिन आपको उस चार्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं है, तो एग्जामिनर आपको कुछ भी नंबर नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी लाइब्रेरी सॉरी यहाँ पर लाइब्रेरी नहीं आएगा, लैब आएगा, मिस्टेक हो गया। जो आपकी लैब केमिकल लैब होती है उसमें जो होते हैं बहुत सारे अभिकारक होते हैं, मीन्स जिनसे हम रिएक्शंस करते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे हम किसी भी रिएक्शन को ले रहे हैं, एसिड बेस टेस्ट के लिए हमें HCl की ज़रूरत पड़ती है, या फिर H2SO4 की ज़रूरत पड़ती है एसिड के लिए, या फिर बेस के लिए NaOH की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे आपके होते हैं अभिकारक जिनकी हमें पता होना चाहिए कि भाई क्या चीज़ें हैं, तो हमें इनका नाम पता होना चाहिए। जैसे कि KMnO4 हुआ, H2SO4, ये डाइल्यूट है, कंसनट्रेशन वो पूछ लेंगे कि भाई जो आपका ये H2SO4 है ये डाइल्यूट है या कंसनट्रेशन है, तो वो लिखा होता है कि ये डाइल्यूट है या कंसनट्रेशन, आप इस तरह तो देख नहीं सकते। तो जो आपके सारे अभिकारक होते हैं उनके ऊपर बाहर लिखा होता है कि भाई ये डाइल्यूट है, कंसनट्रेशन है, ये क्या चीज़ है, तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये क्या है, NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एटसेट्रा, या डाइल्यूट HCl, इन सब के नाम और सूत्र आपको पता होना चाहिए। नाम के साथ साथ में सूत्र भी पता होना चाहिए। ओके, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि भाई ये क्या है, आपने बता दिया कि सर ये हमारा कंसनट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उनका दूसरा क्वेश्चन होगा
कि बताइए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको पता है भाई सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फॉर्मूला नहीं बता पा रहे हैं तो वो दिक्कत हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा है कि कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक के अंदर क्या अंतर होता है। यहाँ पर यौगिक है तो कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक में अंदर क्या होता है, बहुत ही बेसिक सा अंतर है कि जो आप यहाँ देख सकते हैं कार्बनिक में यहाँ पर सीधे सीधा कार्बन जुड़ा हुआ है तो आप अपने वे में बोल सकते हैं कि भाई ऐसे कंपाउंड, ओके, या ऐसे पदार्थ जिनके अंदर कार्बन होता है या कार्बन से बनने वाले जो यौगिक होते हैं वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और जो कार्बन से नहीं बनते, नेगेटिव वाले हैं जिनके अंदर कार्बन नहीं होता, तो वो आपके बेसिकली क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें थी जो कि एग्जामिनर पूछता है। और मेरी गारंटी है कि 100% इनसे रिलेटेड, इनसे सिमिलर या ये ही सेम टू सेम एग्जामिनर जरूर पूछेगा। तो आप, रिक्वेस्ट है मेरी कि ये सब चीज़ें मिस ना करें। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इनको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। मैंने सब चीज़ों के आपको आंसर दिए हैं, सब चीज़ों के लिए आपको बताया हुआ है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ें। आई होप आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा जाए, आई प्रे। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।